नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीवी न्यूज। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिले में अमानक स्तर के चावल खपाए जाने का मामला। केंद्रीय जांच दल की रिपोर्ट पर प्रारंभ हुई जिले में कार्यवाही। नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक निलंबित। 18 मिलर्स पर भी कार्यवाही हुई प्रारंभ। मिलों को कर रही है सील। 31,000 क्विंटल चावल पाया गया था अमानक स्तर का। केंद्रीय दल ने जानवरों के योग्य भी नहीं पाया था चावल। आंखों में तबाही के आंसू छोड़ गई बाढ़ तो उतरी, लेकिन बर्बादी के निशान बाकी। कुम्हारी में आशियानों को संजोने की जुगत। न बचा गृहस्थी का सामान, न अनाज। किताबों के अक्षर भी बहा ले गई बाढ़। स्कूलों में मिल रही है 2 वक्त की रोटी। जिले में जमींदोज हुए 326 मकान। बाढ़ से मकानों की क्षति की रिपोर्ट जारी। 290 कच्चे मकान को गंभीर क्षति। 2000 से अधिक मकान आंशिक प्रभावित। कलेक्टर ने कहा, बाढ़ क्षतिपूर्ति के तहत मिलेगा मुआवजा। अब समाचार विस्तार से। धान की मिलिंग और परिवहन में चल रहे भ्रष्टाचार की खबर को बीटीवी और दिव्य एक्सप्रेस की टीम लगातार प्रकाशित करती आ रही है। बालाघाट जिला, जो कि प्रदेश का मुख्य धान उत्पादक जिला माना जाता है, जहां पर उच्च क्वालिटी की धान का उत्पादन होता है। हर साल बालाघाट जिले में लगभग 30 से 40 लाख क्विंटल धान का उत्पादन होता है, लेकिन सरकारी तंत्र में जमे भ्रष्ट अधिकारी और मिलर्स की साठगांठ के चलते इस उच्च क्वालिटी की धान के बदले मिलिंग के नाम पर जमा करा दिया जाता है घटिया चावल, जिसे बाद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों की थाली में परोस दिया जाता है। अभी विगत दिवस दिल्ली के उपभोक्ता मंत्रालय से आई जांच टीम द्वारा बालाघाट के विभिन्न गोदामों में मिलर्स द्वारा जमा किए गए चावल की जांच की गई और जांच में जो तथ्य सामने आए वह चौंकाने वाले हैं। जांच में पाया गया कि गोदामों में मिलर्स द्वारा जो चावल जमा किया गया है वह मनुष्य के खाने योग्य नहीं है। इस घटिया स्तर के चावल को अधिकारियों एवं मिलर्स द्वारा सांठगांठ के चलते खपाने का कार्य किया गया है। मामले की जब भनक केंद्रीय अधिकारियों को लगी तो उन्होंने बालाघाट पहुंचकर चावल की सैंपलिंग की, जिसके बाद अधिकारियों ने लगभग 31,000 क्विंटल चावल को रिजेक्ट करते हुए स्टॉक में रखे अन्य चावलों की जांच करने के निर्देश दिए। बालाघाट जिले में अमानक स्तर के चावल को खपाने का यह मामला पहली बार प्रकाश में नहीं आया। इसके पूर्व में भी इसी तरह अधिकारियों से सांठगांठ कर इसी तरह के चावल को खपाया गया है। कोरोना संक्रमण काल में इस अमानक स्तर के चावलों को जमकर उपयोग में लाया गया और मुफ्त में अनाज बांटकर जमकर वाहवाही भी लूटी गई। ज्ञात हो कि जिले में चल रहे इस भ्रष्टाचार को देखते हुए भारत सरकार के डिप्टी कमिश्नर विश्वजीत हल्दर द्वारा विगत कुछ दिन पूर्व स्वयं आकर शासकीय गोदामों में जमा चावल की जांच की गई एवं जांच के बाद जो रिपोर्ट आई वह चौंकाने वाली है, क्योंकि जांच में गोदामों में मिलर्स द्वारा जमा किए गए चावल के सैंपल की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार यह चावल मनुष्य तो क्या, जानवर के भी खाने लायक नहीं है। जानकारी के अनुसार विगत दिनों पहले डिप्टी कमिश्नर विश्वजीत हल्दर के नेतृत्व में टीम आई थी, जिसके द्वारा जिले की समस्त वेयर हाउस और गोदाम में भंडारित चावलों की गुणवत्ता के लिए सैंपल लिए गए थे। इसके अलावा कुछ उचित मूल्य की दुकानों के भी सैंपल लिए गए थे। इन सैंपलों को दिल्ली की लैब में जांच कराया गया, जिसमें पाया गया कि जो खाद्यान्न गोदाम व वेयर हाउस में भंडारित किया गया है वह अमानक है। इसी तरह से उचित मूल्य की दुकानों में जो भेजा गया है वह भी अमानक है। जांच में अमानक पाए जाने के बाद भारत सरकार की डिप्टी कमिश्नर विश्वजीत हल्दर की ओर से भेजे गए जांच प्रतिवेदन में मिलर्सों के खाद्यान्न के सीएमआर में लॉट जमा नहीं करने के निर्देश दिए गए थे। जांच टीम ने बालाघाट के 18 मिलर्सों के 21 स्टैक्स यानी लगभग 3,000 मीट्रिक टन चावल की सैंपलिंग की थी, जो कि अमानक पाया गया है, जिसकी रिपोर्ट भोपाल भेजी गई थी, जिसकी जांच भी प्रारंभ है। वहीं मामले में आनंद फानंद में जिले के लगभग 18 मिलर्स को ब्लैक लिस्टेड करने की कार्रवाई की गई है, जबकि अन्य शेष बचे चावल की जांच के लिए एफसीआई के जांच दल को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो कि लगातार जिले में शेष बचे चावल के सैंपल ले रही है, जिसकी जांच भोपाल और जबलपुर में की जाएगी। हालांकि जब इस मामले में बीटीवी की टीम द्वारा पूर्व में नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी से मामले की बात की गई तो उन्होंने मामले में गोल मोल जानकारी देते हुए जांच करने की बात कहते हुए ज्यादा कुछ न कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया।
मामले में नागरिक आपूर्ति निगम बालाघाट के जिला प्रबंधक राजेंद्र सोनी ने बताया कि केंद्रीय जांच टीम के द्वारा 21 स्टैक्स के सैंपल लिए गए थे, जिसमें उन्होंने लगभग 3000 मीट्रिक टन चावल की जांच की थी, जो कि उनके मापदंड में वह अमानक स्तर के पाए गए, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने भोपाल भेजी है, जिसमें भोपाल स्तर से जांच की जा रही है, जबकि अन्य शेष लगभग 60,000 मीट्रिक टन चावल की सैंपलिंग की जा रही है। जिला प्रबंधक सोनी ने मामले में कहा कि शासन स्तर से तकनीकी स्टाफ की कमी है, जो कि दक्ष नहीं है, उनसे गलतियां होने की संभावना रहती है। उन्होंने बताया कि 18 मिलर्स पर कार्रवाई करते हुए उनसे चावल लेने पर रोक लगा दी गई है, उनकी सिक्योरिटी राशि रोक दी है और भुगतान पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई है। इसमें क्या हुआ, उन्होंने 21 स्टैक के सैंपल लिए थे, जो लगभग 3000 मीट्रिक टन चावल उन्होंने चेक किया था, तो उनके मापदंड में वो अमानक पाया गया है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भोपाल भेजी है। तो भोपाल स्तर से उसमें कार्रवाई चल रही है। दूसरी बात ये कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि बाकी का चावल जो है वो FCI से एक बार चेक करवा लिया जाए, तो बाकी के चावल की सैंपलिंग होकर और जांच चल रही है। लगभग कितना सर चावल रहा होगा और कितने की अभी सैंपलिंग जारी है? अभी करीब 60,000 टन चावल गोडाउन में संग्रहित है, जिसकी जांच जारी है। देखिए, जांच तो लगातार कई स्तर पर होती है। बात ये आती है कि हमारे पास जो स्टाफ है, तो हमारा स्टाफ उतना टेक्निकल स्टाफ है नहीं निगम में, मध्य प्रदेश शासन के पास। तो जो स्टाफ रहता है उसी से हम लोग काम कराते हैं, वो उतना दक्ष रहता नहीं है, उससे गलतियां होने की संभावना रहती है। तो निगम ने कुछ भारतीय खाद्य निगम के रिटायर्ड FCI के जो अधिकारी हैं, उनको तकनीकी कार्य के लिए रखा हुआ है, जो तकनीकी रूप से दक्ष हैं। वो समय समय पर चेक करते हैं और ये दिल्ली वालों ने फेल किया ऐसा ही नहीं है। हमारे जो तकनीकी अधिकारी हैं वो भी समय समय पर फेल करते हैं और फिर जैसा हमारा मिलर के साथ अनुबंध है कि यदि चावल निर्धारित मापदंड में नहीं पाया जाता है तो मिलर के हर खर्चे पर उसको बदलवाया जाता है। मिलर उसको उठा कर ले जाता है, बदल के देता है, अपग्रेड करके देता है। तो वो कार्रवाई हमेशा होते रहती है। ये पहली बार फेल नहीं हुआ है, क्योंकि इतना बृहद मात्रा में हम काम करते हैं, कम स्टाफ के साथ काम करते हैं, तो ऐसी स्थितियाँ आती है। हमारे निरीक्षण में भी फेल होते हैं स्टाफ, है ना। तो अनुबंध में हमारी कंडीशन है, अभी जिन लोगों का फेल हुआ है तो हमने उन पर 18 मिलर्स ऐसे हैं, तो हमने उन पर कार्रवाई करते हुए उनसे चावल लेने पर रोक लगा दी है, उनकी सिक्योरिटी राशि रोक दी है और उनके जो भी भुगतान आदि है उन पर पूरी तरह रोक लगा दी है आगामी आदेश तक। जिला प्रबंधक सोनी ने अपनी सफाई में कोरोना संक्रमण को जरिया बनाते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान जबलपुर से तकनीकी अधिकारी 2 महीनों तक नहीं आ सके। मई के अंतिम महीने में जब उन्होंने सैंपलिंग की तो पूरा स्टॉक चेक नहीं हो पाया। जो स्टॉक दिल्ली के अधिकारियों ने चेक किया वह भी स्टॉक चेक नहीं हो पाया। इसमें इस बार बहुत दिक्कत ये हुई कि 2 बातें हुई कि एक तो कोरोना के कारण हमारे जो तकनीकी अधिकारी थे जबलपुर से आते थे, तो 2 महीने तक वो आ नहीं सके। अप्रैल और मई के लास्ट वीक में आकर उन्होंने चेक करना शुरू किया, तो पूरा स्टाफ उस तरह से चेक नहीं हो पाया। जो दिल्ली के अधिकारियों ने चेक किया वो स्टाफ भी अभी इनके द्वारा भी चेक किया जाना बाकी था। तो अगर ये चेक करते तो संभवतः ये खुद ही फेल कर देते उस स्टाफ को जो उन्होंने फेल किया। लेकिन क्या, कोरोना के कारण 2 महीने लेट आए और क्योंकि केवल एक व्यक्ति को ही वो दे रखा है, इस बार बहुत तेज़ी से बिलिंग हुई। हमारे पास जगह की कोई समस्या नहीं थी, बिलिंग फास्ट हुई और एक व्यक्ति की प्रतिदिन चेक करने की लिमिट भी है कि वो 15 स्टैक से ज़्यादा चेक नहीं कर सकता है। और वो क्योंकि जबलपुर से आते थे तो चेकिंग का कार्य उनका चालू ही था। उसी दौरान ये दिल्ली की टीम आई, इन्होंने भी चेक किया तो इन्होंने फेल कर दिया। अब क्योंकि वो दिल्ली से आए थे तो वो रिपोर्ट भोपाल तक जाती है और उस पर बड़ा एक्शन होता है। इधर PDS में अमानक चावल परोसे जाने की केंद्रीय जांच टीम की रिपोर्ट ने यहां के अफसर सहित प्रदेश भर में हड़कंप का माहौल निर्मित कर दिया है। अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों व मिलर्सों में हड़कंप मच गया है, जो इस मामले में अब कुछ कहने से बच रही है। जबकि घटिया व अमानक खाद्यान्न गरीबों को परोसे जाने के मामले के तूल पकड़ने से अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही होने की संभावना बढ़ गई थी, जिसके तहत देर शाम नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक राजेंद्र सोनी को मुख्य सचिव के निर्देश पर निलंबित कर दिया गया है। जबकि निम्न गुणवत्ता का चावल प्रदान करने वाले मिलर्स के विरुद्ध कस्टम नीति एवं अनुबंध के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।
जबकि मामले में 18 मिलर्स के खिलाफ भी कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है, जिसको लेकर वारासिवनी एसडीएम संदीप सिंह के नेतृत्व में वारासिवनी, लालबर्रा सहित अन्य स्थानों पर स्थित मिलों में तालाबंदी की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। कार्यवाही के दौरान जिला प्रशासनिक अधिकारियों सहित पुलिस विभाग का अमला भी मौजूद रहा। वैनगंगा नदी की बाढ़ अब उतर गई है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की आंखों में तबाही के आंसू छोड़ गई है। कल तक जिस आशियाने को संवारे की जुगत थी, आज वहां मलबे का ढेर और ढहा हुआ मकान बाकी है। बाढ़ का ये पानी कई जिंदगियों को ऐसे भिगो गया है कि जीवन की गाड़ी मानो बेपटरी ही हो गई है। बाढ़ पीड़ितों के घर चूल्हा नहीं जल पा रहा है और ग्राम पंचायत में 2 वक्त का भोजन गले नहीं उतर रहा है। शासन ने सर्वे तो किया, लेकिन मुआवजा और विस्थापन के बीच इतनी गहरी खाई है कि वो कब बाढ़ पीड़ितों के जख्मों को भर पाएगी, ये कहना मुश्किल है। देखिए इस विशेष रिपोर्ट में कुम्हारी गांव में आई बाढ़ के बाद तबाही की दास्तान। कभी यहाँ कच्चे पक्के आशियाने एक घरौंदा होने का एहसास कराती थी, जिसमें कई जिंदगियां सांस लेती रही हैं। लेकिन अब यहाँ जीवन सिसकियां मार रहा है। जमींदोज और उजड़े आशियाने बाढ़ से हुई उस तबाही का मंजर बता रही हैं, जो दशकों बाद देखने को मिला है। अब तक बाढ़ आती थी, लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ जो इस बार बाढ़ के पानी ने किया है। अब तो ना सिर पर छत है और ना ही गृहस्थी का सामान, जिससे 2 वक्त की रोटी खुद भी खाएं और परिवार को खिलाकर पेट भर सकें। यह हालात शहर के समीपस्थ ग्राम कुम्हारी के हैं। इसी तरह जिले में कई स्थानों पर नजारा है। फर्क है तो केवल जगह और गांव का। बाढ़ चली गई, लेकिन अपने पीछे मलबा छोड़ गई और इन्हीं मलबे के नीचे दबा है गृहस्थी का सामान, जिसे निकालने की जुगत कर रहा है यह परिवार। कोई सिर पर चारपाई उठाए है तो कोई घर के और सामान तलाश रहा है। अब तो इस तरह ही दिन गुजर रहा है। पीड़ित संतोष बताते हैं कि उनका तो पूरा घर ही ढह गया है। वह रात नहीं भूल सकते जब बाढ़ के पानी ने उनके घर को घेर लिया था। जैसे तैसे जान तो बची, लेकिन घर नहीं बच सका। प्रशासन से मदद की आस है, लेकिन वह भी न मालूम कब पूरी होगी। संतोष जी, ये बताइए कि बाढ़ का पानी यहाँ जब आया तो आप लोग किस हालत में थे और कैसे निकल पाए यहाँ से? यहाँ से तो बाढ़ जब आई तो यहाँ से अब निकलने के समय में तो कम से कम टोंगरा से ऊपर के पानी से निकले। अब उतने समय कितने और सामान निकाल लेंगे। अभी यहाँ पर आपका क्या कुछ नुकसान हुआ है? ये तो नुकसान तो दिख रहे हैं आपको। सब चावल वावल कुछ सामान वामान थे वो तो दब गया है, थोड़ा बहुत निकाले थे। अब आगे जो है जीवन आपका किस तरह से चल पाएगा ऐसे में? अब देखेंगे अब कैसा चलता है। अब कुछ न कुछ तो बनाना पड़ेगा। प्रशासन ने कुछ मदद की है या कोई किसी ने कुछ मदद? हाँ, ये तो ले गए पूरे फोटो वोटो निकाल के। सचिव आए थे, सरपंच थे। ये बार जो है बाढ़ यहाँ आ जाती है तो इसके लिए विस्थापन एक रास्ता नज़र आता है कि प्रशासन दूसरी ज़मीन दे और वहाँ पर मकान बना कर दे, पक्का मकान बनाए। तो आप इसको कितना सही मानते हैं? वो भी एक सही बात है। वो तो ऐसा अगर होता है तो क्या आप ऐसा जाने के लिए तैयार है अपनी इस जगह को छोड़कर? कहाँ जाएंगे भैया? कहाँ और जाएंगे, तो आबादी। कभी आशियानों में बसेरा करने वाले अब तिरपाल की छत के सहारे रह रहे हैं। यहाँ नींद तो आ जाती है, लेकिन बाढ़ की तबाही की सिहरन नींद में खलल पैदा करती है। बुजुर्ग महिला बताती है कि उनका घर पीछे से पूरा ढह गया और जो कुछ खाने का सामान था वह भी नहीं बचा।
अब जिंदगी शासकीय स्कूल में गुजरती है और वहीं 2 वक्त का खाना बनता है जिसे खाकर जी रहे हैं। यहाँ आप कितने साल से रह रहे हैं? यहाँ तो हो गया हमको कोई 20 साल हो गए। इस 20 साल में आपने कितनी बार इस तरह की बाढ़ देखी? बाढ़ तो हमने आए तो कम थे, मगर अभी पर भी आए तो यहाँ तक के आए थे। आंसू आया तो दीवार तुमको बता रही है पूरा फिल गया। क्या कुछ नुकसान हुआ है आपका? नुकसान तो वही हुआ है, कोई हमारा खाना पीना कपड़ा लता जो हमने पहने थे और जो बाहर कपड़ा था आंगन आया था, ये सब कपड़ा धर के भगी, और नहीं तो नुकसान बहुत है। जब ये पानी आया तो आप क्या कर रहे थे घर में? ये पानी आया तो पानी उधर था, हमने कही कि ये पानी कम आएगा, इसलिए हम डेरा निकालने ना पाए। जब वो पानी बाढ़ बढ़ी तो गपा गप आने लगे तो हम फिर निकल गए। ये सब हमारा खटिया बिस्तर सब यही था। प्रशासन के लोग कोई आए थे खाली कराने के लिए मकान? नहीं, तो वैसा तो अभी कोई शासन का नहीं आए हैं, फिर खाना देते हैं हमको स्कूल में। बाढ़ पीड़ित महेंद्र बावने का मकान भी इस आपदा में ढह गया, जो कहता है कि अब वे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में नहीं रहना चाहते। मुआवजा और विस्थापन को लेकर उनका कहना आया कि सरकार आवास योजना में कहीं और जमीन देकर मकान बनाने में मदद करे तो उचित होगा। मकान तो पूरा तरह से ध्वस्त हो गया, पूरा गिर गया मकान, कुछ भी नहीं बचा है। थोड़ा बहुत सामान अपन ने खाने पीने का सामान, ओढ़ने बिछाने का सामान निकाल लिए थे ऊपर टिकरे में। बस्ती में भी कुछ सामान ले गए। जो बच्चों का सामान था उसको जहाँ पानी नहीं आता, पिछले साल बाढ़ आई थी तो जहाँ पानी नहीं आया था उस जगह में रखे थे, पर अपने को इतना पता नहीं था कि इतना ज़्यादा आ जाएगा करके, नहीं तो उसको भी ले जा लेते, इसलिए सब भीग गए पूरे। और प्रशासन से कोई मदद मुआवजा? अभी तक के कोई मदद नहीं प्रशासन से, यहाँ तक के कि बोला जाता है कि पिछले साल आपको मदद दे दिया गया था। हमने कलेक्टर साहब के पास भी 4-5 बार गए, हमने उनसे मांग की कि हमको जगह चाहिए जहाँ पानी नहीं जाता है, जिस जगह में पानी नहीं जाता उस जगह में मकान बनाने के लिए हमको जगह चाहिए करके हमने मांग रखे। 4-5 बार कलेक्टर साहब के पास भी गए, उन्होंने बोले थे कि हाँ दिलवाएंगे करके, पर आज भी तक के 1 साल दिन हो गया, फिर से बाढ़ आ गई, फिर से डूब गए, जगह नहीं मिली हमको। हम चाहते हैं कि हमको जगह मिले। बाढ़ पीड़ितों के लिए अब की बार इस बाढ़ ने जो त्रासदी दी है वह केवल आशियानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके घरौंदे में वह बच्चे भी हैं जो शिक्षा से वंचित हो गए हैं। यह बच्चे बाढ़ के पानी से अपनी किताबें तो निकाल लाए और बाढ़ भी ऐसी कि किताबों के अक्षर तक बहा कर चली गई, लेकिन साक्षर बनने का हुनर इन बच्चों की धूप में सूखती किताबों को देखकर पता चलता है। ग्राम पंचायत कुम्हारी के सरपंच बताते हैं कि गांव में बाढ़ से 89 मकान क्षतिग्रस्त हुए और कुछ मकान ढह गए हैं। विस्थापन को लेकर वे मानते हैं कि शासन जमीन एवं आवास योजना के तहत लाभ दे तो कोई क्यों नदी के मुहाने पर रहने जाएगा। बाढ़ पीड़ितों की मदद में पंचायत का कार्य भी सराहनीय है, जो शासकीय एवं समाज सेवियों की मदद से लगभग 200 ग्रामीणों को प्रतिदिन भोजन मुहैया करा रहे हैं। हमारे दोनों गांव मिला के 33 मकान जो है पूर्ण क्षति में है और 89 आंशिक क्षति में है, जिसमें पानी घुस गया, हल्की फुल्की क्षति हुई है। और खेती में 200 से 250 हेक्टेयर ज़मीन में तबाही हो गई है, जिसमें बीज भी होना मुश्किल है। अभी तो आप देखोगे बाइट लेंगे तो धान का पता ही नहीं, जल गई धान पूरी, यानी बहुत बड़ी क्षति है। पिछले बार हुआ था मगर थोड़ा बहुत था, मगर इस बार बहुत भारी क्षति है। मुआवजे के लिए कि क्या? हाँ, मुआवजे के लिए प्रशासन पूरे जुटी है और सर्वे सब कर लिए हैं, पटवारी ने, तहसीलदार ने। मकानों का सर्वे आज पूर्ण हो गया है, अब कल से खेती का सर्वे चालू होगा। तो मुआवजा की घोषणा वो बता रहे हैं कि हेक्टर पीछे 30,000 देंगे खेती वालों को, और मकानों का जैसी क्षति है वो नाप के उस हिसाब से मुआवजा बनेगा। बीते वर्षों में भी देखा गया था कि विस्थापन किया जाना था उन मकानों का कि जहाँ पर पिछले बार भी पानी गिरा था। हाँ, विस्थापन नहीं हो पाया, वो वहीं पे रह गए। वो वहीं पे रह गए। उन लोगों को अपन ने पंचायत से, जहाँ हमारे पास आबादी ज़मीन है, वहाँ पे दिए थे मकान के लिए, जगह दिए, मगर उनने क्या 1 ट्रैक्टर 2 ट्रैक्टर भरन डाले, क्योंकि ज़मीन वो भी नीचे थी। खैर मकान वहाँ से यहाँ भी आ जाते हो तो गिरता ही, मगर वो अतिक्रमण में रह गए और उनको ज़मीन दिए, वहाँ के मकान नहीं बनाया, तो उन लोगों की भारी गलती है।
आज मान के चलो कि हमने जो ज़मीन दिए थे, आबादी जो प्लाट हमारे पास है, वहाँ मकान बना लेते तो उनको भी मुआवजा मिल जाता। अब शासन दे रही कि नहीं दे रही ये तो अभी नहीं कह सकते। फिल्मों में बाढ़ एवं तबाही का मंजर सीमित होता है, लेकिन इसके असीमित होने का दायरा इतना बड़ा है जिसमें आशियानों को अपनी निगाहों के सामने ज़मींदोज़ होते देखना हर किसी के बस की बात नहीं है। टाट एवं त्रिपाल के टेंट में आज जो जिंदगियां सांस ले रही हैं, न जाने उन्हें उनका वह आशियाना कब नसीब होगा। कहीं बाढ़ पीड़ित मुआवजा और विस्थापन के समय चक्र में न उलझ जाए और फिर एक बाढ़ इस तरह की तबाही के इंतजार में हो। बाढ़ आई और आकर चली गई, लेकिन अपने पीछे तबाही का वो मंजर छोड़ गई जो इन लोगों के लिए शायद ज़िंदगी भर कभी भूलने वाला ना हो। आज जो हालात है उसमें ज़िंदगियाँ अपनी गृहस्थी को फिर से बचाने की जंग कर रही हैं। इसमें प्रशासनिक मुआवजा और विस्थापन क्या भूमिका निभाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन तब तक के लिए इनका आशियाना जो कल तक फलता फूलता था आज वो ढह चुका है। शहबाज खान के साथ कादिर शेख की रिपोर्ट, BTV न्यूज़। बीते दिनों जिले में आई बाढ़ के बाद शासन स्तर से अतिवर्षा और बाढ़ से मकानों की क्षति और फसलों के नुकसानी का सर्वे किया जा रहा है, जिसमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार जिले में कुल 326 मकानों की पूर्ण रूप से बाढ़ ने क्षति की है, जबकि 295 मकान गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं आंशिक क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या 2000 से ज्यादा है। जिला प्रशासन द्वारा जारी अतिवर्षा एवं बाढ़ से मकानों की क्षति रिपोर्ट में बालाघाट तहसील में 85 मकान पूर्ण रूप से ढह गए हैं, जबकि 5 पक्के एवं 13 कच्चे मकान गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। उसी प्रकार किरनापुर में गंभीर रूप से 45 कच्चे मकान, लांजी में 35 तथा वारासिवनी में 17 मकान जमींदोज हो गए हैं, जबकि 40 कच्चे मकानों को गंभीर रूप से क्षति पहुंची है। वहीं खैरलांजी में 51 मकानों को बाढ़ का पानी ढा गया, जबकि 65 मकानों को गंभीर क्षति है। जिले में लालबर्रा तहसील में बाढ़ का कहर कुछ यूं देखने को मिला कि 115 मकान धराशायी हो गए, जबकि 78 कच्चे मकानों को गंभीर क्षति पहुंची, जो जिले भर में सर्वाधिक है। उसी प्रकार कटंगी में 15, तिरोड़ी में 32, बिरसा 9 और परसवाड़ा में 2 मकान ढह गए। इस प्रकार जिले में कुल 326 मकानों को संपूर्ण रूप से क्षति हुई है, जबकि 5 पक्के मकान एवं 290 कच्चे मकान गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। उसी प्रकार मकानों के आंशिक क्षति की बात की जाए तो जिले में 62 कच्चे एवं 2853 मकानों की आंशिक क्षति हुई है। बाढ़ ने न सिर्फ मकानों को नुकसान पहुंचाया बल्कि जिले में पशु घर के नुकसानी का आकलन भी किया गया है, जिसके अनुसार कुल 233 पशु घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। जिला प्रशासन द्वारा नुकसानी रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें अब मुआवजा राशि तय कर बाढ़ पीड़ितों को मदद की जाएगी। कलेक्टर दीपक आर्य ने चर्चा में बताया कि बाढ़ से हुई फसलों की क्षति का भी सर्वे लिया जा रहा है। यह रिपोर्ट आने के बाद राज्य शासन को भेजी जाएगी और किसानों को फसल क्षतिपूर्ति राशि के लिए प्रयास होगा। बालाघाट जिले में जो बाढ़ आई थी, बाढ़ के दौरान बाढ़ के दौरान जो सर्वे किया गया तो ये आंकड़ा ये लगभग 4500 मकान क्षति हुए हैं, जिसमें कुछ कच्चे मकान को और अधिकतर कुछ पक्के मकान, अधिकतर कच्चे मकान से क्षतिग्रस्त हुए हैं। संख्यात्मक रूप से यदि देखा जाए तो लालबर्रा जो ब्लॉक है उसमें सबसे ज़्यादा क्षति हुई है। उसके बाद खैरलांजी, किरनापुर में भी काफ़ी क्षति है। इन सबका सर्वे कर लिया गया है। सर्वे का रिपोर्ट भोपाल भेज करके और उनमें जो मुआवजा की राशि देने की कार्रवाई की जाएगी। फसल क्षति में जो शुरुआती दौर में जो प्रारंभिक सर्वे हुआ है उसके अनुसार लगभग 8,500 हेक्टेयर फसल है, जिसमें आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से नुकसान हुई है। बाकी विस्तृत सर्वे आज से प्रारंभ हुआ है, जो कि अगले 3 दिन में रिपोर्ट उसकी प्रॉपर आएगी। तिरोड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम कोसुम्बा निवासी धनराज राउत की 13 नवंबर 2019 से लापता होने पर उसकी पतासाजी कर आवश्यक कार्यवाही करने की मांग को लेकर जिला गोवारी समाज के द्वारा 2 सितंबर को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान बताया गया कि धनराज 13 नवंबर को गांव के ही सुखराम पटले के साथ बाहर मजदूरी कार्य के लिए गया था। 17 नवंबर को सुखराम घर वापस आ गया, जिसने धनराज की पत्नी को बताया कि धनराज नागपुर में ट्रेन से उतर गया है, लेकिन आज दिनांक तक धनराज अपने घर वापस नहीं आया है और न ही घर पर कोई सूचना दी गई है।
जिसकी लिखित सूचना धनराज के परिजनों द्वारा 28 नवंबर को तिरोड़ी थाना प्रभारी को दी गई थी। इसके बाद 21 जनवरी को धनराज की पत्नी अंजना राउत द्वारा पुलिस अधीक्षक को भी आवेदन दिया गया, लेकिन अब तक धनराज के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। जिला गोवारी समाज संगठन द्वारा पुलिस अधीक्षक से मांग की गई है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए धनराज के बारे में पतासाजी की जाए। इस दौरान जिला गोवारी समाज संगठन अध्यक्ष कमल किशोर राउत ने कहा कि कोसुम्बा निवासी महिला अंजना राउत ने हमारे समक्ष पहुंचकर पति धनराज के 13 नवंबर से लापता होने की सूचना दी, जिससे संगठन के द्वारा इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया गया। उन्होंने बताया कि यह मामला मानव तस्करी का प्रतीत हो रहा है। इसके पूर्व भी जिले में अप्रैल 2016 में इस तरह का मामला सामने आया था। उन्होंने कहा कि बालाघाट जिला आदिवासी बाहुल्य है। यहाँ के सीधे साधे लोगों को गुमराह कर गुजरात कर्नाटक ले जाकर बेच दिया जाता है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि जिस व्यक्ति के साथ गया था उसी व्यक्ति से सही जांच पड़ताल कर पूछताछ की जाए, जिससे लापता धनराज के बारे में पता चल जाएगा। श्रीमती धनराज अंजना कुसुम्बा राउत ये आज हमारे समक्ष आवेदन लेके आए थे और आज हम लोग जिला गोवारी समाज संगठन के माध्यम से आज एसपी साहब को एक आवेदन लिखित रूप से देने आए हैं, क्योंकि ये जिस हिसाब से इनका मामला आज बता रहे हैं, इनके पति 13 नवंबर 2019 से लापता है और आज दिनांक तक ये घर वापसी नहीं हुई है। इनके बताए अनुसार मुझे एक बदुआ जो तस्करी, मानव तस्करी होती है, इस टाइप का मुझे मामला लग रहा है। हम यही मांग करते हैं एसपी साहब से कि इसकी जांच अच्छे से हो, जिनके साथ वो गए हैं वही इनके एक। वहीं मामले में अंजना राउत ने बताया कि पति धनराज को गांव के सुखलाल पटले ने गुजरात में कंपनी में लिखा पढ़ी का काम दिया है बोलकर गुमराह कर 13 नवंबर को अपने साथ ले गया। पति धनराज से 16 नवंबर को फोन पर बात हुई, जो 700 रुपये मांग रहा था, जिसने सूरत से पेटीएम का नंबर दिया। तभी सुखराम ने भी बात की कि मैं आपके पति को लेकर घर आ रहा हूँ। 17 नवंबर को सुखराम अपने घर आ गया, लेकिन धनराज नहीं आया। सुखराम से पूछने पर उसने बताया कि बर्डी में धनराज बैग लेकर उतर गया। महिला ने बताया कि उसका पति आज तक अपने घर नहीं पहुंचा है। ये सुखराम पटले ने गुजरात कंपनी में लेके गए हैं कमाने के लिए और लिखा पढ़ी का काम है करके ऐसा पहला फुसला कर ले गए हैं और अभी तक जो कि मेरे पति वापस नहीं आए। कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा उनसे? जी। कब से गए हैं? वो 13 नवंबर को गए थे और 16 को बात हुई। 16 कौन से नवंबर? 16 नवंबर को बात हुई और उसके बाद में मुझे पैसे मंगाए 700 रुपये मैंने उनके पेटीएम का नंबर सूरत से दिए और सूरत से पेटीएम का नंबर दिए, उनसे बात हुई। उसके बाद में बोलते हैं मैं घर आ रहा हूँ, तो मैंने ठीक आ जाओ। मैंने बोली वहाँ सुखराम पटले भी बोला कि मैं गुरुजी को छोड़ दे रहा हूँ, तो मैंने बोली घर छोड़ दो, मैंने ऐसी बोली। और फिर उसके बाद में वो पैसे भी मांग रहा था कुछ कि ये पैसे मेरे को दे दे, बोले तेरे पास घूम जाएंगे, बोले मेरे पैसे हैं तुमको क्यों दूँ, तेरे को क्यों दूँ, ऐसा बोले वो। मेरे पति ने ऐसे बोले, उनकी आवाज़ मेरे को आई। मोबाइल हमारा चालू था और उसके बाद में तो जिसके साथ गए थे वो अभी कहाँ पर? वो गांव में है। गांव में है, तो उससे पूछने पे क्या बताता है वो? पूछताछ हुई घर पे तो बर्डी में उतर गया। दोनों बैग लेके बर्डी में उतर गया। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा संचालित डीएलएड परीक्षा 1 सितंबर से प्रारंभ हो गई है। परीक्षा जिले में 2 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई है। परीक्षा के दूसरे दिन 2 सितंबर को डीएलएड प्रथम वर्ष में 499 परीक्षार्थियों में से 10 परीक्षार्थी और डीएलएड द्वितीय वर्ष में 445 परीक्षार्थियों में से 6 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार डीएलएड प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षा 1 सितंबर से 11 सितंबर तक आयोजित की जा रही है। परीक्षा को लेकर जिले में 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें वीरांगना रानी दुर्गावती स्कूल व महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल शामिल हैं। परीक्षा 2 पाली में संपन्न कराई जा रही है, जिसमें प्रथम पाली सुबह 9 से 12 बजे तक डीएलएड प्रथम वर्ष व द्वितीय पाली दोपहर 2 से 5 बजे तक में डीएलएड द्वितीय वर्ष का प्रश्न पत्र हो रहा है। परीक्षा के दूसरे दिन आज दोनों पालियों में 944 परीक्षार्थियों में से 16 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे, जिसमें डीएलएड प्रथम वर्ष का प्रश्न पत्र समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा विषय में वीरांगना रानी दुर्गावती में 248 परीक्षार्थी में से 3 अनुपस्थित रहे व एमएलबी स्कूल में
251 परीक्षार्थियों में से 7 अनुपस्थित रहे। डीएलएड द्वितीय वर्ष का प्रश्न पत्र शिक्षक और शालेय संस्कृति का हुआ, जिसमें वीरांगना रानी दुर्गावती में 213 परीक्षार्थी में से 5 अनुपस्थित रहे व एमएलबी स्कूल में 232 परीक्षार्थी में से 1 अनुपस्थित रहा। परीक्षा को लेकर केंद्रों में व्यापक तैयारियां की गई हैं। परीक्षा के विषय में जानकारी देते हुए एमएलबी स्कूल परीक्षा केंद्राध्यक्ष गीता बंशपाल ने बताया कि डीएलएड की प्रथम व द्वितीय वर्ष की 2 पालियों में संचालित की जा रही है। इस परीक्षा केंद्र में प्रथम पाली में 251 परीक्षार्थी में से 7 व द्वितीय पाली में 232 परीक्षार्थी में से 1 अनुपस्थित रहा। कोरोना के चलते परीक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। आपका पूरा परिचय दीजिए। मैं श्रीमती गीता बंशपाल, प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल डाइट। जी मैम, ये एग्ज़ाम चल रहे हैं डीएलएड के, कब से चल रहे हैं ये एग्ज़ाम और कितने विद्यार्थी इसमें उपस्थित हैं? डीएलएड की परीक्षा में 2 पाली में परीक्षाएं होती है, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। प्रथम पाली में फर्स्ट ईयर की परीक्षा होती है, द्वितीय पाली में सेकेंड ईयर की परीक्षा होती है। फर्स्ट ईयर में छात्र 251 और सेकेंड ईयर में 232 छात्र प्रवेशित हैं। कितने इसके केंद्र बनाए गए हैं यहाँ पे परीक्षा के? यहाँ पर परीक्षा के केंद्र जितना मुझे मालूम है 2 केंद्र हैं। 2 केंद्र। इसमें कुछ अनुपस्थित भी रहेंगे? हाँ, अनुपस्थित है। सुबह की पाली में हमारे पास में 7 स्टूडेंट अनुपस्थित थे और दोपहर की पाली में 1 बच्चा आज नहीं आ पाया है। ठीक। समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम अभी हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए BTV न्यूज। द रेमंड शॉप रेमंड लेकर आए हैं गारमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। कोई भी पुराने मेंस गारमेंट लेकर आइए और ट्राउजर की सिलाई मुफ्त पाइए। सर्वोत्तम क्वालिटी की रेमंड की सिलाई के साथ दान का आनंद भी। ऑफर 17 अगस्त से 20 सितंबर 2020 तक। जल्दी कीजिए, कहीं मौका हाथ से न छूट जाए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें द रेमंड शॉप, जहां आपके लिए है रेमंड मेंस वेयर की संपूर्ण श्रृंखला, शर्ट्स, ट्राउजर, शूटिंग एंड शर्टिंग एवं एक्सक्लूसिव सूट लेंथ एंड शेरवानी क्लॉथ। रेमंड सूट्स, डिजाइनर सूट्स की संपूर्ण रेंज, मेंस टॉयलेटरीज, बेल्ट, टाई, कफलिंग्स एक्सेट्रा। आपके फिजिक के अनुसार कपड़ों की सिलाई एवं डिजाइनिंग भी की जाती है। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए। हमारे शोरूम में आपका स्वागत है। नई साज सज्जा के साथ आधुनिक कपड़ों का भव्य शोरूम। रेमंड द कंप्लीट मैन, धर्म ट्रेजर, सर्किट हाउस रोड, हनुमान चौक, बालाघाट। कॉन्टैक्ट 917632920017। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 सितंबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले में 4 और मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बताया गया कि इन मरीजों में एक मरीज वार्ड नंबर 15 वारासिवनी का 65 वर्षीय पुरुष है, दूसरा मरीज लामता का 63 वर्षीय पुरुष है, 2 मरीज मलाजखंड के हैं। इनमें एक 38 वर्षीय महिला है और एक 32 वर्षीय पुरुष है। इनमें से एक मरीज शाजापुर से आया है और बाकी 3 फीवर क्लिनिक में उपचार कराने के लिए आए थे। कोरोना पॉजिटिव पाए गए इन 4 मरीजों को उपचार के लिए ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 18 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें आज 1 सितंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 300 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 250 ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 45 मरीजों का उपचार कोविड अस्पताल बूढ़ी बालाघाट में किया जा रहा है। 4 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 1 मरीज की मृत्यु हो चुकी है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर के अवंतीबाई चौक के समीप CMHO कार्यालय के सामने एक अज्ञात वृद्ध महिला के बेहोश होने की सूचना 2 सितंबर की सुबह कोतवाली पुलिस को मिली। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को डॉक्टर के पास ले जाया गया, जिसे डॉक्टर द्वारा जांच कर मृत होना बताया। इस संबंध में कोतवाली थाना प्रभारी MR रोमड़े ने बताया कि मृतिका की उम्र करीब 60 वर्ष है, जिसके वारसान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मृतिका के शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम करवाकर शव को सुरक्षित रखा गया है। मृतिका के वारसान आने पर शव सौंप दिया जाएगा, नहीं तो उसका अंतिम संस्कार करवाया जाएगा। मृतिका के बारे में पतासाजी की जा रही है। महिला अधिकारी जांच के लिए गई थी तो मोहल्ले के लोगों ने बताया कि महिला घूमते रहती थी, जिसकी भाषा समझ नहीं आती थी। ये अवंतीबाई चौक
अस्पताल के सामने एक महिला के बेहोश होने के संबंध में जानकारी मिली थी पुलिस को। जब मौके पर वहाँ पे देखा गया, डॉक्टर के पास महिला के को ले जाकर दिखाया गया तो डॉक्टर के द्वारा उनको मृत घोषित किया गया। एक महिला जो करीब 60 वर्ष की है, घूमती फिरती रहती थी, उसके कोई वारिसान अभी तक सामने नहीं आए हैं। मृतिका का पीएम कराकर महिला अधिकारी के द्वारा उसकी जांच कराई जाकर, प्राथमिक जांच कराई जाकर पीएम कराने के पश्चात उसको अभी सुरक्षित रखा गया है। शहर के सर्किट हाउस प्रांगण स्थित शिव मंदिर में बुधवार को मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस जिला अध्यक्ष सजल मस्की की उपस्थिति में लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान विचार विमर्श कर संगठन के लोक निर्माण विभाग प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक में कर्मचारियों की समस्या पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर बैठक में सर्वसम्मति से लोक निर्माण विभाग प्रकोष्ठ अध्यक्ष संतोष मस्करे व उपाध्यक्ष ढीमर पांचे एवं सचिव के लिए कपूर मरकाम को मनोनीत किया गया। बैठक में अर्जित अवकाश और पेंशन मुद्दा पर भी विचार विमर्श कर चर्चा की गई। बैठक के विषय में जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस जिला अध्यक्ष सजल मस्की ने बताया कि लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की बैठक आहूत की गई, जिसमें कर्मचारियों ने अवगत कराया कि जो अर्जित अवकाश की पात्रता थी, जब दैनिक वेतन भोगी थे तब अर्जित अवकाश 15 दिन का मिलता था, लेकिन जब 2017 में स्थायीकरण सामान्य प्रशासन का आदेश हुआ तो अवकाश की अवधि घटा दी गई है। 30 से 35 साल से कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, लेकिन इन्हें पेंशन की पात्रता नहीं है। बैठक में लोक निर्माण विभाग प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया। आज लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एक मुख्य कर्मचारियों ने अवगत कराया कि उनको अर्जित अवकाश की पात्रता अभी, जब दैनिक वेतन भोगी थे तब अर्जित अवकाश उनको मिलता था 15 दिवस का। जब स्थायीकरण 2017 में सामान्य प्रशासन का आदेश हुआ, उसमें अर्जित अवकाश की पात्रता घटा दी गई, जिसको अभी अवगत कराएं। साथ में 35 से 30 साल तक ये कर्मचारी कार्य किए हैं और भी निरंतर कर रहे हैं, तो इनको पेंशन का कोई प्रावधान वर्तमान सरकार में इनके लिए नहीं है। इनकी एनपीएस कटौती हो रही है, तो और मांग जो है, ये पेंशन की भी मांग इनने आज अवगत कराई। ये दो प्रमुख मुद्दों को लेकर आज बैठक हुई, जिसमें एक प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस लोक निर्माण विभाग का गठन किया गया है, जिसमें संतोष मस्करे जी को प्रकोष्ठ अध्यक्ष, ढीमर पाचे जी को उपाध्यक्ष और कपूर मरकाम जी को प्रकोष्ठ का सचिव बनाया गया है। और इसके बाद हम आज की रणनीति बैठक के बाद जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि को इन दो प्रमुख मांगों को अवगत कराते हुए कर्मचारी कांग्रेस के माध्यम से मांग पूरी करने के लिए हम प्रयास करेंगे। बालाघाट टेंट एसोसिएशन की बैठक 2 सितंबर को भटेरा चौकी स्थित एक निजी संस्थान में संपन्न हुई। बैठक में जिले के सभी तहसील स्तर के एसोसिएशन के पदाधिकारी भी शामिल हुए, जिसमें टेंट एसोसिएशन से जुड़े व्यवसायियों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। बैठक के विषय में बालाघाट टेंट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष हरिओम अग्रवाल ने बताया कि एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के गठन के बाद पहली बैठक आहूत की गई है, जिसमें जिले की सभी तहसीलों के प्रमुख पदाधिकारियों को भी बुलाया गया था। बैठक में टेंट एसोसिएशन से जुड़े लोगों की समस्याओं पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते 22 मार्च से लॉकडाउन के समय से व्यवसाय बंद पड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में करीब 20 लाख लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं, जिनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा होने लगा है। शासन प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्यक्रम में कम से कम 500 लोगों के शामिल होने की अनुमति मिलना चाहिए, या जगह के हिसाब से 50% लोगों के शामिल होने की अनुमति दी जाए। लॉकडाउन में टेंट एसोसिएशन से जुड़े व्यवसाय बंद होने से छोटे तबके के लोगों के सामने काफ़ी दिक्कत हो रही है, जिन्हें शासन द्वारा 1-1 लाख रुपये सहयोग राशि दी जाए। बैठक के दौरान एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंदन पांचे, उपाध्यक्ष अमन कुमार जैन, सचिव सुलभ श्रीवास्तव, सह सचिव रोहित शुक्ला, उपाध्यक्ष उमेश जायसवाल, प्रवक्ता शकील मंसूरी, नवनीत नायडू, खगेश खजरे, अनिल वैद्य व तहसील टेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष व सचिव जिला कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहे। बताएंगे किस संबंध में बैठक रखी गई है? हमने अभी सभी तहसील से अध्यक्ष पदाधिकारी जितने भी हैं, सब एक-एक करके 2-2 करके आए हैं, जिनसे कि परिचय उसके कि हमारे ज़िले में टेंट हाउसों में कौन कौन व्यापारी
हैं जिनसे कि हम संपर्क कर सकते हैं। अभी हमारी सभी तहसील में टेंट यूनियन बनी है जिनसे उनकी समस्याओं को जानना और उनका हल करना हमारा मेन उद्देश्य है। जैसे कि कोरोना काल चल रहा है, अभी सभी टेंट, जितने भी टेंट से रिलेटेड जितने भी काम हैं, व्यवसाय हैं जितने, सब बंद पड़े। तो इससे ऐसे में क्या समस्याएं आ रही है आप लोगों को और कितने लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं? देखिए 22 मार्च से हमारा पूरा टेंट का व्यवसाय चौपट पड़ा हुआ है। सभी लोगों के व्यवसाय चालू हो चुके हैं, परंतु जो टेंट का व्यवसाय है जिसमें 20 लाख लोग कम से कम व्यवसाय में जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश के, लेकिन किसी का व्यवसाय जैसे साउंड का है, फूल वाले हैं, कैटरिंग वाले हैं, हलवाई हैं, मैरिज लॉन वाले हैं, साउंड वाले हैं, घोड़ी वाले हैं, बाजा वाले हैं, ये सभी लोगों का कोई भी प्रकार का, किसी प्रकार का कोई न तो सहयोग मिला और न ही प्रशासन से कोई सहयोग मिला है। इनका कटंगी थाना अंतर्गत ग्राम जरामोह गांव निवासी एक 42 वर्षीय महिला की आग से झुलसने पर उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। अस्पताल चौकी पुलिस ने मृतका के शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम कार्यवाही कर शून्य पर मर्ग कायम किया है। अस्पताल चौकी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतिका रानू पति प्रेमचंद पंचेश्वर 1 सितंबर की सुबह करीब 9 बजे चूल्हे में कुकर में दाल पका रही थी। इस दौरान कुकर का ढक्कन उछलकर चूल्हे के ऊपर रेक में रखे केरोसिन के डब्बे पर जाने से डिब्बा चूल्हे में गिर गया, जिससे चूल्हे में आग भभकने से रानू झुलस गई। महिला के चिल्लाने पर उसके पुत्र अखिलेश ने दौड़कर आग बुझाई। तत्काल निजी वाहन से उपचार के लिए अस्पताल लाया गया। महिला की रात में उपचार के दौरान मौत हो गई। अस्पताल चौकी पुलिस को मामले की तहरीर मिलने पर शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। मर्ग डायरी जांच के लिए कटंगी थाने को भेजी जाएगी। और अब चलते चलते एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिले में अमानक स्तर के चावल खपाए जाने का मामला, केंद्रीय जांच दल की रिपोर्ट पर प्रारंभ हुई जिले में कार्यवाही। नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक निलंबित, 18 मिलर्स पर भी कार्यवाही हुई प्रारंभ। मिलों को कर रही है सील। 31,000 क्विंटल चावल पाया गया था अमानक स्तर का। केंद्रीय दल ने जानवरों के योग्य भी नहीं पाया था चावल। आंखों में तबाही के आंसू छोड़ गई बाढ़ तो उतरी लेकिन बर्बादी के निशान बाकी। कुम्हारी में आशियानों को संजोने की जुगत, न बचा गृहस्थी का सामान न अनाज। किताबों के अक्षर भी बहा ले गई बाढ़। स्कूलों में मिल रही है 2 वक्त की रोटी। जिले में जमींदोज हुए 326 मकान। बाढ़ से मकानों की क्षति की रिपोर्ट जारी। 290 कच्चे मकान को गंभीर क्षति। 2000 से अधिक मकान आंशिक प्रभावित। कलेक्टर ने कहा बाढ़ क्षतिपूर्ति के तहत मिलेगा मुआवजा। ये थी अब तक की खास खबरें। नई खबरों को जानने के लिए देखते रहिए BTV न्यूज। आप हमें YouTube पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब समाचारों से दीजिए इजाजत। नमस्कार।